सो इन कंटिन्यूशन ऑफ 60 डेज ऑफ लॉकडाउन अब हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलर मोशन के बेसिक के साथ। काइनेमैटिक्स और क्वाड्रेटिक की वीडियोस हम डाल चुके हैं, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और सारी वीडियोस मैं प्रेफर करूँगा कि कंटिन्यूशन में ही देखो, क्योंकि अगर एक में भी लैग आ गया तो लैग जो है पाइलअप होता जाएगा, जो कि जनरली बच्चों के साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में होता है, यहाँ नहीं होना चाहिए। और जो सवाल इस वीडियो में डाले जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सोचे समझे सवाल है, तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट करें। सवाल को अटेम्प्ट करने की जो मेथड है वो मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हो तो उस डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, इट्स अ मस्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, और पार्टिकल की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज यूनिफॉर्म, और सर्कुलर ट्रैक का रेडियस 5 मीटर है। तो आपको सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है जब पार्टिकल आधा रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ले। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, तो ये आप सभी से हो जाना चाहिए। तो सिंपली पहले हम डेल्टा वी निकाल लेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। सो ये इस तरह से होगा कि देखो वेलोसिटी जो होती है डायरेक्शन डिमांड करती है, स्पीड डायरेक्शन डिमांड नहीं करती। तो हाफ और रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो मैं एक सर्कल बना लेता हूँ यहाँ पे। तो मैं ये दो पोजीशंस कंसीडर करता हूँ। तो पहले पार्टिकल इस तरह से जा रहा था और पलट के फिर आधा रेवोल्यूशन बाद इस तरह से हो गया। तो अगर यहाँ पे स्पीड v है तो यहाँ पे हम माइनस v कंसीडर करेंगे, तो डेल्टा v जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2v, दैट इज v माइनस माइनस v। तो यहाँ पे 2v में v की वैल्यू है हमारी 5, तो 2 इंटू 10, ठीक है, सॉरी 2 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड। क्योंकि हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें इसे टाइम टेक इन से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें टाइम चाहिए, टाइम के लिए हम सिंपली लगा देंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड जो है हमारी वो v है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस हमारा पाई आर है अपॉन टाइम। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा पाई आर बाय वी, ठीक है। और r बाई वी की वैल्यू हमारी 1 है, दैट इज r 5 v भी 5 है, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सिंपली टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। सॉरी आई जस्ट सेड 1 सेकेंड, इट विल बी पाई इंटू 1, ठीक है, पाई इंटू 1 सेकेंड, दैट इज पाई सेकेंड। तो हमारी जो है एवरेज एक्सेलरेशन सिंपली आ जाएगी डेल्टा वी अपॉन टी, दैट इज इक्वल्स टू 10 अपॉन पाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ही ज़्यादा प्री बेसिक सवाल है, ये सबसे हो जाना चाहिए। अभी तो मैंने हाफ वो पूछा है, हाफ अ सर्कल कवर करने पे, पर ये बोल सकता है आपसे क्वार्टर सर्कल या फिर किसी थीटा पे रोक के पूछ सकता है। तो आपको सिंपली वेक्टर्स को जोड़ना काटना है। तो इस तरह के सवालों में क्विक रहा करो। जिन लोगों को आते भी हैं यार, तुम क्विक बनो। अगर तुमसे 3 मिनट में हो रहा है तो ये जल्दी से कम 1 मिनट में हो जाना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल हमारे कुछ इस तरह का है कि दो कार्ड्स हैं, m1 और m2 उनका मास है, और r1 और r2 के रेडियस वाले ट्रैक पे वो सर्कल्स में मूव कर रही हैं, और उन दोनों की रिस्पेक्टिव स्पीड्स कुछ इस तरह से हैं कि वो एक पूरा सर्कल जो है टाइम t में कवर कर लेती हैं। तो दोनों के लिए टाइम जो है सेम है। आपको सिंपली रेशियो ऑफ देयर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बताना है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल है, जिनको आता है उनसे 30 सेकंड में हो जाना चाहिए, और जिनको नहीं आता उनसे सोच समझ के 1 मिनट 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए। तो A1 और A2 जो है सेंट्रिपिटल करस्पॉन्डिंग सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशंस हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो ओमेगा स्क्वायर R1 के बराबर होगी और ओमेगा स्क्वायर R2 M2 के करस्पॉन्डिंग। तो इनका जो रेशियो है वो सिंपली अपना R1 अपॉन R2 के बराबर होगा। अब जो है ओमेगा दोनों की सेम है, ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि इक्वल टाइम में ये पूरे सर्कल को कवर कर ले रही हैं, तो इक्वल थीटा इक्वल टाइम इंटरवल्स में कवर कर रही हैं, तो इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इस चीज़ का यूज़ करके हमने सिंपली R1 अपॉन R2 निकाला, तो हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। तो हमें इस तरह का ट्रैक दे रखा है जो कि एक फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ABC। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो चीज़ बना रखी है ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो हमने पार्टिकल को यहाँ से फेंका h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर से। तो हमें बताना है कि r की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो कि जो डब्बा ऊपर से फेंका है हमने, ये पूरा सेमी सर्कल जो है कवर कर ले। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। अगर इसका मैं टाइम बताऊँ तो 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिंपली यार फ्रिक्शनलेस है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते डायरेक्ट। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हाफ mv स्क्वायर जो है जब पार्टिकल नीचे आ जाएगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी mgh के, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी जो है मैंने कंजर्व कराई है, तो v की वैल्यू हो जाएगी अपनी √2gh, और h की वैल्यू हमारी 5 है, तो √10 इंटू 10 दैट इज 10 का स्क्वायर। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। पर 1 मिनट यहाँ पे यूनिट्स का लोचा हो सकता है, क्योंकि h जो है हमारा सेंटीमीटर्स में दे रखा है, तो मैं ऐसे नहीं लगा सकता, और g जो है हमारा 10 मीटर्स पर सेकेंड होता है। तो इन चीज़ों से भी बच के रहना। तो एक और बड़ी नई चीज़ जानने को मिलती है, जब भी हम सवाल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें पहले जनरलाइज टर्म्स को लेकर सॉल्व कर लेना चाहिए, और उसके बाद एंड में वैल्यूज रखनी चाहिए। तुम पहले वैल्यूज रख लोगे तो तुम यूनिट्स में मैसअप हो जाओगे, जैसा कि मेरे साथ हुआ 3-4 सेकंड के लिए। और ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि पूरा सर्कुलर ट्रैक में ऊपर तक पहुंचने के लिए, लाइक ये हमारा सर्कुलर ट्रैक होता है और पार्टिकल अगर नीचे है, तो इसको अगर ऊपर तक पहुंचना है तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए
वो मिनिमम होनी चाहिए √5 GR, ठीक है। तो इसका मैं प्रूफ भी करा सकता हूँ, मेरा बड़ा मन कर रहा है, बट इतना टाइम नहीं है हमारे पास वीडियो में कि हम प्रूफ को करें। तो ये डेटा आपको याद भी रहना चाहिए, और ठीक है। तो √2GH जो इक्वल हो जाएगा √5GR के, तो हम उड़ा सकते हैं अंडर रूट को। तो हमारी आर की जो वैल्यू हो जाएगी वो √2G/5G मल्टीप्लाइड बाय H हो जाएगी, जी से जी कटेगा, तो हमारी 2H/5 जो है आर की वैल्यू आ गई। तो मैं पहले जी की यूनिट गलत रख रहा था, जी की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसीलिए ये ज़्यादा आसान रहता है। तो सिंपली एच की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ये सारी चीज़ें, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हमारा 2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। अब इसका मैं डायग्राम नहीं बना सकता क्योंकि ज़्यादा 3D हो जाएगा, तो मैं सिंपली वर्बली बोलता हूँ, आप इस चीज़ को सुनिएगा। तो एक कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी बनाने की। ये कार सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस कार के अंदर एक बॉब लटका हुआ है, ठीक है। और ये कार जिस स्पीड से मूव कर रही है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो भी हमारा 10 मीटर्स है, ठीक है। तो ये छोटा सा बॉब लटका हुआ है यहाँ पे, और ये बॉब जिस रस्सी या डंडे जो भी बोलो जिससे लटका है उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। आपको सिंपली ये बताना है कि वो बॉब जो है, तो सिंपली हमें निकालना है कि बॉब जो है उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे, तो उनकी वजह से वो कितने एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो जाएगा। तो अगर हम बॉब की सिचुएशन को ध्यान से जूम करके देखें तो चीज़ें कुछ ऐसी हैं यहाँ पे कि ये बॉब है, तो बॉब पे हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस लगेंगे इस डायरेक्शन में, और नीचे ऑब्वियसली हमारा mg लगेगा, और मान लेते हैं ये कोई थीटा है जो कि हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम टेंशन की बात करें, ठीक है, तो हम पहले फोर्स पैरेलल टू द रॉड, या फिर आप इसको रस्सी जो भी बोल रहे हैं, इसके पैरेलल हम फोर्सेस निकालेंगे एफ और mg का कॉम्पोनेंट करके। तो ये आ जाएगा हमारा mg cos थीटा प्लस mv²/r sin थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेंशन। क्योंकि चीज़ें टूट नहीं रही है तो टेंशन एग्जिस्ट करेगी, तो फोर्सेज रॉड की डायरेक्शन में इक्वल रहेंगे, तो मैं इसको रॉड मान रहा हूँ, ठीक है। नॉट टॉकिंग अबाउट द फोर्सेज परपेंडिकुलर टू द रॉड, परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन, तो ये हमारे हो जाएंगे mg sin थीटा माइनस mv²/r cos थीटा, ठीक है। तो mv²/r सिंपली f की वैल्यू है जो कि रॉड पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। तो इस रॉड को बैलेंस रहने की या एक पर्टिकुलर स्टेबल पोजीशन में रहने के लिए परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस हमारे जीरो होने चाहिए। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा mg sin थीटा इज इक्वल्स टू mv²/r cos थीटा। तो यहाँ से हमारा tan थीटा निकल के आ जाएगा v²/rg। तो v की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्रीज। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था, बहुत ज़्यादा ही आसान था। आपको सिर्फ परपेंडिकुलर उसमें देखना था कि फोर्स बैलेंस होंगे तो रॉड जो है स्टेबल होगी, मतलब एक ऐसे थीटा पे आके स्टेबल हो जाएगी कि फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ फोर्स बैलेंस करके थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अगले सवाल में बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है, तो यहाँ पे ट्रैक नहीं बनाते सवाल, क्योंकि रस्सी से एक पार्टिकल लटका हुआ है यहाँ पे, तो सिंपली इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे हिंज कर देता हूँ मैं, और ये रस्सी है और ये हमारा प्यारा सा पार्टिकल है। तो पार्टिकल जो है ये वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है, यानी कि हमारा जी जो है नीचे है। तो हमें कमेंट करना है स्ट्रिंग में जो टेंशन टी है उस पर। तो 2 पॉइंट पे टेंशन की बात कर रहे हैं, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट हमारा ये। तो इसमें एंगल हमारा 30 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा हमारा ये एंगल 60 डिग्रीज है। तो भाई हमारा बोल रहा है कि 30 डिग्री पे टेंशन की जो वैल्यू है वो T1 के बराबर है, और 60 डिग्री पे टेंशन जो है हमारी T2 है। तो सिंपली मैं सवाल दोबारा रिपीट करता हूँ। एक पार्टिकल जो है वर्टिकल सर्कल में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और जब वो वर्टिकल से 30 डिग्री पे है तो टेंशन की वैल्यू T1 है, और जब वर्टिकल से 60 डिग्रीज पे है तो टेंशन की वैल्यू T2 है। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आपको आंसर बताना है। तो पहला ऑप्शन है T1 इक्वल्स टू T2, दूसरा ऑप्शन है T1 ग्रेटर देन T2, तीसरा ऑप्शन है T1 लेस देन T2, और चौथा ऑप्शन है दोनों केसेस में सेम। तो ये कुछ बेसिक सवाल है, ठीक है। अगर ये बेसिक्स आपको आते होते हैं तो आप अच्छे लेवल पे मैनिपुलेशन कर भी सकते हो, अगर आपको प्रैक्टिस भी ज्यादा ना हो, हालांकि आप टाइम ज्यादा ले लोगे। तो ये चीजें तो आना मस्ट है बॉस। तो एक बार खुद सोच के देखो सवाल का आंसर। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं टेंशन की बात करूं तो ये हमारी हो जाएगी mv²/r, ठीक है, जो कि हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा बाहर की तरफ, या सेंट्रीपिटल। बैलेंसिंग के लिए आप जो बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ठीक है। तो mv²/r और प्लस साथ में होगा हमारा, लाइक ये मैं ऐसे करके बोल रहा हूँ, बाहर की तरफ mv²/r होगा और नीचे mg लग रहा होगा, तो इसका mg का भी हम कॉम्पोनेंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में स्ट्रिंग के अलॉन्ग। तो ये हमारा हो जाएगा mg cos थीटा
तो हमें यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ये चीजें मैनुअली होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें T1/T2 की, तो ये हमारा निकल के आ रहा है √3। तो हमारा आंसर आ गया T1 इज ग्रेटर देन T2। तो इसमें एक बड़ा सा हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक मास m की छोटी सी बॉडी रखी हुई है जो कि स्लाइड कर रही है ऊपर से, बिल्कुल टॉप से। और हेमिस्फीयर का रेडियस की अगर हम बात करें तो ये है भाई r। तो ये सवाल काफी ज्यादा ट्रेडिशनल सवाल है, ठीक है। अगर आपका इसका रिजल्ट भी याद रख लो तो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फ्रैंकली स्पीकिंग हार्डली फिजिक्स पढ़ता था, पर मैंने ये सवाल कम से कम 4-5 बार देख लिया अपने सामने। तो मैंने 4-5 बार देख लिया, तो एक अच्छा एस्पिरेंट मेरे ख्याल से 8-10 बार देख लेता होगा। तो हमें बताना है हाइट एट विच बॉडी लूजेस कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ स्फीयर। तो ये नीचे आता जाएगा, पर ये पूरी तरह से रोल होके नीचे नहीं आएगा। ये एक पॉइंट पे छूट जाएगा, इस बड़े वाले स्पीयर से उतर जाएगा और हवा में पैराबोला की तरह आगे नीचे जाएगा। तो हमें बताना है कि किस पॉइंट पे ये छोड़ देगा इस बड़े वाले स्पीयर को। क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, उसकी वजह से ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, पूरी तरह सर्कल पे नहीं आएगा। अगर जैसे नेसेसरी स्पीड मिल गई तो ये कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, सिंपल इनफ। तो ये जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट छोड़ेगा हमें वो थीटा बताना है। तो मान लो इस पॉइंट पे छोड़ रहा है ये, और ये हमारा टॉप है, टॉप को मार्क कर लेता हूँ मैं। तो जिस पॉइंट पे छोड़ रहा है उस पॉइंट पे हम पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, पार्टिकल को स्टडी करते हैं। तो हमारे पास है ये नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। तो इस mg के हम कॉम्पोनेंट कर लेंगे इस लाइन के अलोंग और इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो थीटा हम ये मान लेते हैं वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो दिस वन विल बी mg साइन थीटा। मैंने सुना यार काफ़ी लोगों को कॉम्पोनेंट करने में दिक्कत आती है, तो यार इस चीज़ के लिए फास्ट हो जाओ। एक्चुअली में आप जब भी कॉम्पोनेंट करते हो तो आप अनकॉन्शियसली करते हो कि अभी सवाल में आ रहा है इसके लिए कर लिया। तो एक दिन कॉम्पोनेंटिंग जब करो, आप जब भी करो तो पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया करो। इस चीज़ में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, इन नो टाइम आपको सीधा mg साइन थीटा लिख देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा mg cos थीटा। बाकी टॉकिंग अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, इट विल बी mv²/r, ठीक है। तो क्योंकि ये इस पॉइंट पे जस्ट टच छोड़ रहा है, तो mv²/r जो है, जो स्ट्रिंग के अलोंग जो फोर्सेस हैं, वो नेट इस पे 0 हो जाने चाहिए। और उसके बाद mv²/r बढ़ जाएगा और उसके बाद ये हवा में उड़ जाएगा। तो mv²/r बराबर होना चाहिए mg cos थीटा के। तो mv²/r बराबर mg। कोई भी चीज़ अगर आपको इसमें कॉम्प्लेक्स लग रही हो, समझ नहीं आ रही हो, तो आप बता सकते हो, क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ब्रीफ नहीं दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे पास g cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज v²/r, ठीक है। तो इस डेटा का हम थोड़ी देर में इस्तेमाल करेंगे, जस्ट कीप इट इन माइंड। बात करते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी के बारे में। तो यहाँ पे हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए आपको पहले हाइट में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो सिंपली हम ऐसे कर लेंगे कि mv हाफ mv² इज इक्वल्स टू mg, और हाइट में जो डिफरेंस आया है वो है हमारा r-h। अगर मैं इस हाइट को h मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो है वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी, विच विल बी √2gr-h। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है। मैं v की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे और हमारा cos थीटा आ जाएगा। तो डाल के देखते क्या आ रहा है। तो cos थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2R-h/r, ठीक है, जो कि r और h हमें पता है। मतलब h हमें नहीं पता, पर हमें r, h और cos थीटा के बीच में एक रिलेशन पता है, जो कि है cos थीटा इज इक्वल्स टू h/r, ठीक है। हम cos थीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल देंगे। मैं नीचे लिख देता हूँ। तो h/r इज इक्वल्स टू R-h/r मल्टीप्लाइड बाई 2 ओवर हेयर। तो हमारा r से r कट जाएगा और हमारी जो है 2r की वैल्यू आ जाएगी 3h, और h की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3r। cos थीटा आपको समझ आ गया होगा कि h/r कैसे है। सिंपली ये थीटा है और ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो यहाँ से हमारी cos थीटा की वैल्यू दैट इज h/r वो हमारी आ जाएगी 2/3। तो इस 2/3 डेटा को आप याद रख सकते हो। ये थीटा जो होता है cos इनवर्स 2/3 होता है। तो ये था सवाल, जो कि अच्छा था सवाल एज़ कम्पेयर टू पुराने सवाल, और इस सवाल का एप्लीकेशन कई जगह पे काम आ सकता है। अभी ये बॉल रोटेट करा रहा है, बाद में सिलेंडर डाल देगा, कुछ रैंडम चीज़ें डाल देगा, तो काफ़ी मैनिपुलेशन खेले जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो अब एक बड़ा ही प्रचलित सवाल हम खेल के अंदर लेते हैं, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 60 से 50% पहले से अटेम्प्ट कर रहा होगा, काफ़ी होता नहीं है। तो ये सवाल कुछ इस तरह से, काफ़ी लोगों ने फिर देखा होगा। तो यहाँ पे एक स्पॉटलाइट दे रखी है, ये दीवार से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, और ये यहाँ पे हिंज है, ठीक है। तो ये घूम रही है और ये स्पॉटलाइट दीवार पे एक स्पॉट डाल दी है, कोई बड़ा सा जो भी होगा। तो हमें सिंपली इस स्पॉट की स्पीड बतानी है। अगर ये जो लाइट है ये रोटेट करे 0.1 रेडियन पर सेकंड की स्पीड से,
तो एक बार सोच के देखो कि यहाँ जो स्पॉट पी आ रहा होगा उस पी स्पॉट की स्पीड क्या होगी, वो किस स्पीड से या वेलोसिटी जो भी बोलो से आगे बढ़ रहा होगा दीवार पर। तो ये सवाल नहीं आता तो आज सीख लो अगली बार से इसको कभी मत बोलो, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरल होगा। तो मान लेते हैं स्पॉट की वेलोसिटी v है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल में v के कंपोनेंट कर लेते हैं। तो अगर ये थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा v sin थीटा। और अगर हम पूरे सवाल को हटा के सिर्फ इतने पार्ट में वैल्यू करेंगे sin थीटा और स्पॉटलाइट के रोटेशन को, तो एक अलग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमारी स्पॉटलाइट है, ठीक है, ये फैल रही इस तरह से लाइट, और ये हमारा पार्टिकल है, ठीक है। तो क्योंकि हमने कंपोनेंट कर लिए इसके इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ये हमारा v cos थीटा आ जाएगा। तो हम सिर्फ यहाँ पे v sin थीटा की बात करेंगे, तो v sin थीटा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, तो सिर्फ अभी यही यूज करा जिसमें हम बात करें। और हमारा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा 3 है। तो ये फिगर कुछ इस तरह का हो गया कि अगर हम सवाल को बुझना थोड़ी देर के लिए, तो ये कोई पार्टिकल है जो कि इस वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक पे, और एक चीज रस्सी से बंधा हुआ है और ये डिस्टेंस करस्पॉन्ड यहाँ दे रखी है। तो अगर इसकी अगर बात करो तो आपको मिलेगा कि ओमेगा की वैल्यू हमेशा v परपेंडिकुलर ओवर आर होती है इस केस में, या फिर किसी भी रस्सी के केस में ले लो, ठीक है। तो v परपेंडिकुलर ओवर आर, यहाँ पे v परपेंडिकुलर की वैल्यू v sin थीटा और r हमारा आ रही है, तो यहाँ पे हमारी जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी r ओमेगा अपॉन sin थीटा, और हमारी r की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखी, यहाँ पे सिर्फ हमें ओमेगा दे रखा है, दैट इज 0.1 इनटू r अपॉन sin थीटा। तो अगर यहाँ पे मैं r की बात करूँ जो कि वेरिएबल है, हमें थीटा भी नहीं दिया है, तो हमारा 3 अपॉन r है sin थीटा, और r की वैल्यू से हमारी आ जाएगी 3 अपॉन sin थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 इंटू 3 अपॉन sin थीटा। आप किसी भी थीटा पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक पर्टिकुलर थीटा पे पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, सो दैट्स हाउ इट्स डन। तो सिंपली परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, या फिर डायरेक्ट ही फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो कि v परपेंडिकुलर ओवर r, हालांकि मैंने सिर्फ v परपेंडिकुलर पहले अलग से ली फिर फॉर्मूला अप्लाई किया। तो दैट्स हाउ इट्स आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल अटेम्प्ट करते हैं। तो इस सवाल में सिंपली एक पर्टिकुलर ट्राई है, इस पे हमारी कार मूव कर रही है। तो ये जो तीन स्पेसिफिक पॉइंट मैंने आपको दिखा रखे ए बी सी, इन तीनों पॉइंट पे कार पे ऑब्वियसली ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन को टारगेट है। तो हमें सिंपली उस नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम एफबीडी देख लेते हैं, जो देख लें अगर किसी पॉइंट पर कार जो है हमारी मूव कर रही है तो उसके नीचे एम बी लगेगा और ऊपर एन लगेगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर। अब आप कहोगे यहाँ पे परफेक्ट सर्कल क्यों नहीं बन रहा है, मैंने सर्कल कैसे ले लिया? तो कोई भी पॉइंट होता है दुनिया में वो एक सर्कल का पार्ट हो सकता है, अगर वो किसी कंटिन्यूअस सर्कल आएगा, लाइक मैं कोई भी ऐसा कर ले लूँ तो इस पॉइंट को भी मैं आइडेंटिकल मान सकता हूँ सर्कल के किसी पार्ट की तरह। तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होगी, तो मैं आगे नहीं बोलता हूँ। सिंपली हर पॉइंट का एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ सर्कुलर मोशन में। और जब एम वी स्क्वायर बाय आर लिखते हैं तो हम आर की जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, जब बोलते हैं सर्कल में रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस हो जाती है, पर ये नॉर्मल पाथ के लिए एग्जिस्ट करती है। तो स्ट्रेट लाइन का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। तो एफबीडी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो एम जी कॉन्स्टेंट है, एम भी कॉन्स्टेंट है, वी भी कॉन्स्टेंट है, दोनों पार्ट में, तीनों पार्ट में। आर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा आर ए ग्रेटर देन आर बी है, तो इससे हमें बदल रहा है कि एन ए ग्रेटर देन एन बी हो जाएगा, और एन सी सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये लगभग स्ट्रेट लाइन पाथ बन रहा है सी पर, और स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने बोला इन्फिनिटी है, तो ये सिर्फ एम जी रहेगा, तो एन सी सबसे बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है।